हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता है उसमें जो पेपर 2 होता है वो एक सब्जेक्ट पेपर होता है। किसी एक सब्जेक्ट को हमें उसमें चूज़ करना होता है। तो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हम जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट जेआरएफ में उन्हें हम सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो है जून 2005 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो जून 2005 का जो पेपर था उसे हम सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो जून 2005 का जो पेपर था उसमें कुल 50 क्वेश्चन थे जो कि और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उत्खात स्थलाकृति निर्मित होती है, यानी जो उत्खात स्थलाकृति होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैडलैंड, हिंदी में कहते हैं उत्खात स्थलाकृति या उत्खात भूमि, इंग्लिश में कहते हैं उसे बैडलैंड। वो निर्मित होती है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए बर्फीय तूफान, बी सुनामी, सी तूफानी वर्षा और डी ज्वार भित्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो उत्खात स्थलाकृति है वो तूफानी वर्षा के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर जालक निर्मित होती है, यानी जो प्रस्तर जालक स्थलाकृति है वो किसके द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन है ए वायु क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी जल क्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी तरंग क्रिया के द्वारा और ऑप्शन डी हिमानी क्रिया के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायु क्रिया के द्वारा। जो प्रस्तर जालक स्थलाकृति होती है वो वायु क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। अब ये प्रस्तर जालक क्या होती है? जब मरुस्थलों में पवनें बहती हैं तो जब मरुस्थल में कोई ऐसी चट्टान होती है जो कि कई प्रकार के शैलों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कोमल शैल भी होती हैं और कठोर शैल भी होती हैं, तो जो वायु होती है, जो पवन होती है, वो अपघर्षण के द्वारा उस चट्टान के जो कोमल पदार्थ हैं उन्हें अपने साथ बहाकर उड़ाकर ले जाती है और जो कठोर पदार्थ हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं उस शैल में। तो वो शैल हमें जालीनुमा दिखाई देती है जिसे कहा जाता है प्रस्तर जालक या जालीदार शैल या जालक शैल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायु क्रिया के द्वारा, यानी प्रस्तर जालक जो आकृति है वो वायु क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कर्स होते हैं, एस्कर्स क्या होते हैं? एक टुंड्रा जनजाति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिमानीकृत भूआकृति, ऑप्शन सी एक शुष्क वनस्पति का प्रकार और ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला एक पशु। तो एस्कर्स जो होते हैं वो है एक हिमानीकृत भूआकृति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एस्कर्स एक हिमानीकृत भूआकृति है। और एस्कर्स कैसी आकृति है? एस्कर्स हिमानी के जो हिमोड़ होता है, जो हिमानी का जो हिमोड़ होता है उसके निक्षेपण से जो आकृति बनती है वो है एस्कर्स, यानी एस्कर्स एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है हमारा ओजोन परत तीव्र परिवर्तनशील सूर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। और कारण है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो ओजोन परत है वो तीव्र परिवर्तनशील सूर्य विकिरण की अत्यधिक मात्रा से पृथ्वी की रक्षा करती है। जो कथन है वो सही है क्योंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो कथन हमारा सही है। और जो कारण है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन में छिद्र पाया गया है, ये कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन फिर दूसरे को कारण कहा गया है। फिर कथन और कारण का क्वेश्चन था। कथन है मिट्टी या चट्टान के आधार की तलोच्छिन्नता एक नदी में कटाव का कारक होती है। और कारण है वाहिकाओं की तलोच्छिन्नता भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है। इसके भी ऑप्शन वही थे। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है और ऑप्शन बी
आर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए गलत है किंतु आर सही है, और ऑप्शन डी आर गलत है किंतु ए सही है। तो जो कथन है मिट्टी या चट्टान के जो आधार की तलोच्छिन्नता होती है वो एक नदी में कटाव का कारक होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब कोई नदी बहती है तो जो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है, जो चट्टान का नीचे का आधार होता है, मान लीजिए कि एक चट्टान है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, तो इसका जो आधार है यहाँ से इसकी जो जब नदी बहेगी तो वो उसका अपरदन करती चलेगी, उसे जो चट्टान है उसका नीचे से अपरदन करेगी, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उस चट्टान के, वही नदी में कटाव का कारक होते हैं। तो कथन हमारा सही है। और वाहिका, वाहिका मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं वाहिका। वाहिकाओं की जो तलोच्छिन्नता होती है वह भूमिगत अंतःसरण के कारण होती है, ये कारण भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है हमारा महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क और गर्म होती हैं, और कारण है महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती हैं। ऑप्शन फिर वही है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो हमारा कथन है महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ शुष्क और गर्म होती हैं, तो ये कथन हमारा सही है। क्योंकि जो महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ हैं वो शुष्क क्यों होती हैं? क्योंकि वो महाद्वीपों पर उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वो शुष्क होती हैं। और गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होती हैं, इसलिए वो गर्म होती हैं। तो जो महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ हैं वो शुष्क और गर्म होती हैं, ये कथन हमारा सही है। और कारण महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ स्थानीय नहीं होती हैं, ये भी हमारा कारण सही है। जो महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशियाँ हैं वो स्थानीय नहीं होती हैं, बल्कि वो जिस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करती हैं, उस क्षेत्र के मौसम को परिवर्तित कर देती हैं। तो कथन और कारण हमारे दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें हमें बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन के बारे में दो महत्वपूर्ण पॉइंट। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, लगभग 78%, और नाइट्रोजन जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौसमी दशाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? यानी ये जो मौसमी दशाएं दी गई हैं इनमें से किस दशा में नकारात्मक तापमान ह्रास घटित होता है? ऑप्शन है ए तापमान की पृष्ठीय विलोमता, ऑप्शन बी तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन, ऑप्शन सी तापमान का समतापीय परिवर्तन, और ऑप्शन डी तापमान की अभिवहनीय विलोमता। अगर आपने पढ़ा होगा कि वायु जब ऊपर उठती है तो उसके तापमान में कमी होती है, और वो कमी होती है शुष्क रुद्धोष्म परिवर्तन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापमान का रुद्धोष्म परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है, यानी जो मौसम में अंतर पाया जाता है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है ए निम्न अक्षांशों में, बी मध्य अक्षांशों में, सी उच्च अक्षांशों में, और डी उपोष्ण कटिबंध में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य अक्षांशों में। जो मौसमी अंतर होता है, मौसमी विपर्यास होता है, वो सबसे ज़्यादा मध्य अक्षांशों में पाया जाता है, और ये मध्य अक्षांश लगभग 30 डिग्री उत्तर से लेकर और 30 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री उत्तर, यानी 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं मध्य अक्षांश। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसमी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय अग्र संबंधित होता है। जो ध्रुवीय अग्र होता है वो किससे संबंधित होता है?
ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से, ऑप्शन बी वायु पेटियों के उद्भव से, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से और ऑप्शन डी टोर्नेडो के उद्भव से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायु पेटियों के उद्भव से। जो हमारा ध्रुवीय अग्र है वो वायु पेटियों के उद्भव से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है हमारा हिंद महासागरीय धाराओं का परिचलन प्रतिरूप आंध्र महासागरीय और प्रशांत महासागरीय धाराओं के परिचलन प्रतिरूप से बहुत भिन्न होता है। और कारण है हिंद महासागर मानसूनी हवाओं के मौसमी आवर्तिता से प्रभावित होता है और इस उत्तर में स्थलरुद्ध है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन क्या कह रहा है हमारा? कथन कह रहा है कि जो हिंद महासागरीय धाराओं का परिचलन प्रतिरूप है, यानी जो हिंद महासागर में जो धाराएं बहती हैं वो आंध्र महासागरीय यानी जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं और जो प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं उनके प्रतिरूप से अलग होता है। ये कथन बिल्कुल सही है और इसका कारण बताया गया है कि क्योंकि हिंद महासागर एक तो उत्तर में स्थलबद्ध है, उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत से ढका हुआ है और उसके चारों तरफ भी इधर अफ्रीका पड़ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका। तो इस जो हमारा हिंद महासागर है वो उत्तर में स्थलरुद्ध है और हिंद महासागर में जो जलधाराओं की उत्पत्ति होती है वो मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है, यानी अभिसरण का मतलब होता है मिलना। जो समुद्री जलधाराएं हैं उनका मिलना कहाँ पर होता है? ऑप्शन है ए विषुवत-रेखीय प्रदेश में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ऑप्शन सी ध्रुवीय प्रदेश में और ऑप्शन डी मध्य अक्षांशीय प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विषुवत-रेखीय प्रदेश में। जो समुद्री जलधाराएं हैं उनका मिलना होता है, उनका अभिसरण होता है, वो विषुवत-रेखीय प्रदेश में होता है। और विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो जलधाराएं होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अंध महासागर की उत्पत्ति विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है। यानी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा होती है वो, और जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है वो, उसकी उत्पत्ति का कौन सा कारण है? ऑप्शन है ए विषुवत रेखा पर अंतर्गामी शक्ति, ऑप्शन बी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन सी कोरियालिस शक्ति और ऑप्शन डी ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय शक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरियालिस शक्ति। जो अटलांटिक महासागर है, चाहे वो उत्तरी अटलांटिक महासागर हो या दक्षिणी अटलांटिक महासागर, वहाँ पर जो विषुवतीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है उसका रीज़न होता है कोरियालिस फोर्स। क्योंकि कोरियालिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं अपने दाहिनी तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। हमारा कथन है फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्ती दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है और कारण है कोरियालिस फोर्स दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्ती दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो हमारा कथन है फेरल का सिद्धांत उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के दक्षिणावर्ती दिशा में बहाव को स्पष्ट करता है, ये कथन हमारा सही है। और कारण जो कोरियालिस फोर्स है वो दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराओं के उत्तरावर्ती दिशा में बहाव के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। यानी हमारे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन हमारा जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अभी बताया था
कि कोरलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ दिया गया है मिट्टी के प्रकार और दूसरी तरफ है उनका पीएच मान, तो ये हमें मिलाना है। कृषि मिट्टी, जो कृषि मिट्टी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से लेकर 8 के बीच, तो ए का हो गया हमारा दूसरा। जो अत्यधिक क्षारीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान होता है 7 से कम, यानी 4 से 4.5 के बीच, तो बी का हो गया हमारा नंबर 4। जो निरपेक्ष मिट्टी होती है उसका पीएच मान होता है 7, तो सी का हो गया 1। और डी अत्यधिक अल्कली मिट्टी, यानी जो अत्यधिक अम्लीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान होता है 8 से 8.5, डी का हो गया 3। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ए का 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था? मतलब वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने विश्व को सबसे पहले 3 महाद्वीपों में बांटा था? ऑप्शन है ए एनेक्सिमेंडर, बी हिकेटियस, सी हेरोडोट्स और डी इरेटोस्थनीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने सबसे पहले विश्व को 3 भूखंडों में विभाजित किया था। कौन कौन से? एक एशिया महाद्वीप बताया था, एक यूरोप और तीसरा लीबिया जो कि अफ्रीका में है। लीबिया मतलब अफ्रीका। तो इन्होंने विश्व को 3 भागों में बांटा था, एशिया, यूरोप और लीबिया यानी अफ्रीका। जो हेरोडोट्स हैं उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोट्स ही पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा था। ये 2 पॉइंट हेरोडोट्स के बारे में याद रखने हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा था सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेड जेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है? यानी उन्होंने जो स्टेट है उसकी तुलना जीव से की है फ्रेडरिक रेड जेल ने, तो वो पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है ए एंथ्रोपोजोग्राफी, ऑप्शन बी ज्योग्राफी ह्यूमन, ऑप्शन सी राजनीतिक भूगोल और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक भूगोल। जो रेड जेल है, रेड जेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में किया है और राजनीतिक भूगोल का पिता रेड जेल को ही कहा जाता है, यानी रेड जेल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। जो एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक है इसके लेखक भी रेड जेल हैं, यानी एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक रेड जेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबेंसरोम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, यानी लेबेंसरोम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है ए हम्बोल्ट के द्वारा, बी रिटर के द्वारा, सी रेड जेल के द्वारा और डी सैम्पुल के द्वारा। सबसे पहले देख लेते हैं कि लेबेंसरोम है क्या। लेबेंसरोम का मतलब है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है, उसे कहते हैं हम लेबेंसरोम। तो लेबेंसरोम का जो सिद्धांत है वो दिया गया था फ्रेडरिक रेड जेल के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावहारिक संभववाद, जो व्यावहारिक संभववाद है उसका सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए बोमैन से, बी ग्रिफिथ टेलर से, सी हम्बोल्ट से या डी रिटर से। तो जो व्यावहारिक संभववाद है, व्यावहारिक संभववाद के जो जनक माने जाते हैं, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं जी तायम। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, आंसर दिया गया था, वो दिया गया था ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन बी। जबकि ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ना कि व्यावहारिक संभववाद। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था वो था जी तायम। व्यावहारिक संभववाद के प्रतिपादक हैं जी तायम। जी तायम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है पुस्तक। लेखक और पुस्तक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आता, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये अच्छे से तैयार करना है। तो एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक, तो मिलाते हैं कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। सबसे पहली है ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स,
तो ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं जॉनस्टन। तो ए का हो गया हमारा डी। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, इस पुस्तक के लेखक हैं डिकिंसन। फिर है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इस पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड हार्टशॉन। और ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, इस पुस्तक के लेखक हैं टेलर। तो ए का है 4, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का विकास होता है मुख्यतः किसके लिए? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो छोटे छोटे नगरों का विकास हो जाता है वो किस लिए होता है? ऑप्शन है ए बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिए, बी शिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए, सी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए और डी प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे नगर, जो छोटी छोटी सिटीज़ उभर जाती हैं, उनका विकास होता है प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। नगरीय उपांत बड़े शहरों का एक परिग्रामीय क्षेत्र होता है जो कि शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं होता। कथन ये है और कारण है, शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं और किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो हमारा कथन है, नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामीय क्षेत्र होता है जो शहर से सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं होता, ये हमारा कथन सही है। और जो कारण है, शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक होती है, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब बात करते हैं नगरीय उपांत की। नगरीय उपांत क्या है? सबसे पहले जो नगरीय उपांत है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था 1937 में। किसके द्वारा किया गया था? स्मिथ के द्वारा किया गया था। यानी नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग 1937 में स्मिथ के द्वारा किया गया था। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लुसियाना शहर है उसके लिए किया गया था, उसकी जनसंख्या के लिए किया गया था। अब बात करते हैं कि नगरीय उपांत है क्या। जो नगर की प्रशासनिक सीमा होती है, जो एक हमारा मुख्य नगर होता है, उसकी जो प्रशासनिक सीमा होती है उसके बाहर जो क्षेत्र निर्मित हो जाता है उसे कहते हैं हम नगरीय उपांत। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम नगरीय उपांत। और इसका विकास क्यों होता है? क्योंकि जो शहर हैं उनमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है, यानी वहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रहती है, जिसके कारण शहर से बाहर जो शहर की प्रशासनिक सीमा है उसके आसपास के इलाकों में एक छोटा सा शहर बन जाता है, शहर की तरह ही हो जाता है, उसे कहते हैं हम नगरीय उपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है। ऑप्शन है ए निर्माण लागत पर, बी जलवायु पर, सी स्थानीय प्राप्य पदार्थ पर और डी प्राप्य तकनीकी पर। यानी जो गांव होते हैं उनमें जो मानव आवास होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलवायु। यानी गांव में मानव आवासों को जलवायु के आधार पर बनाया जाता है, वो जलवायु पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रव्रजन विशिष्टता है। यानी गांव से नगर की ओर जो प्रवास होता है वो किसकी विशिष्टता है? ऑप्शन है ए विकसित देशों की, बी विकासशील देशों की, सी समाजवादी देशों की या डी पूंजीवादी देशों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकासशील देशों की। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रवास होता है वो विकासशील देशों की विशेषता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता, रोजगार के अवसरों की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, इन सब कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रवास करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। मतलब अगर 2.1% से 2.1% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? ऑप्शन है ए 37 वर्ष में, बी 29 वर्ष में, सी 33 वर्ष में और डी 28 वर्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 33 वर्षों में। यानी
अगर किसी जनसंख्या में 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होगी तो वो 33 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो हमारा जून 2005 का जो पेपर था उसके हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर किसी को कुछ बताना हो या किसी को कोई भी अपनी राय देनी हो तो वो कमेंट में लिख सकता है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।